नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद से पारित हुआ फाइनेंस बिल, बजट को मिली विधिक तौर पर मंजूरी। 3 प्रकार के होते हैं वित्त विधेयक। पीएम श्री योजना के तहत हुआ स्कूल्स का चुनाव, फ्लैगशिप स्कीम है पीएम श्री योजना। गुणवत्ता वाली शिक्षा का रखा गया है लक्ष्य। और स्माइल योजना खबरों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दी जानकारी। सामाजिक न्याय दिलाना है मकसद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दें। स्टडी IQ IAS हिंदी माध्यम में तीसरा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 3 अप्रैल से शाम 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत सारी उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। कोर्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि एफिनिटी टेस्ट या आत्मीयता परीक्षण जाति के दावे में लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता। यहां लिटमस टेस्ट से मतलब अंतिम निर्णय के लिए किए जा रहे परीक्षण से है। कोर्ट से मुताबिक जाति या जनजाति के दावे वाले हर मामले में एफिनिटी टेस्ट को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। एफिनिटी टेस्ट में किसी जाति या जनजाति के परंपरागत रीति रिवाजों, देवी देवताओं के बारे में जानकारी, विवाह, मृत्यु से संबंधित रिवाजों पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो कि व्यक्ति किसी भी जाति या जनजाति का दावा कर रहा है, उसे इससे जुड़ी जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट का कहना है ऐसा हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति संबंधित जाति या जनजाति से संबंधित ना हो, फिर भी उसे जानकारी हो। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति लंबे वक्त से शहरी क्षेत्र में रह रहा हो, इन परंपराओं से दूर हो, तो इसकी जानकारी सीमित हो सकती है। ऐसे में एफिनिटी टेस्ट को इन दावों के परीक्षण का आधार बनाया जाना सही नहीं है। आपको बता दें कि शिल्पा विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफिनिटी टेस्ट को अनिवार्य माना था। राज्यसभा द्वारा संशोधित फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इस तरह संसद से यूनियन बजट 2023-24 को मंजूरी मिल गई है। वित्त विधेयक के संसद से पारित होने के बाद बजट एक्सरसाइज 2023-24 पूरी हो गई है। वित्त विधेयक बजट के आय पक्ष को विधिक मान्यता प्रदान करता है। इसमें भारत सरकार के उस साल के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए पारित कराया जाता है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 के मुताबिक वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर लागू हो जाना चाहिए। इसमें कर लगाने या कर में संशोधन से संबंधित मुद्दे शामिल किए जाते हैं। वित्त विधेयक 3 तरह के होते हैं: मनी बिल यानी धन विधेयक, प्रथम प्रकार का वित्त विधेयक और द्वितीय प्रकार का वित्त विधेयक। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में, तो वित्त विधेयक पहले प्रकार का अनुच्छेद 117(1) में और वित्त विधेयक दूसरे प्रकार का अनुच्छेद 117(3) से संबंधित है। यहां पर एक बात साफ हो जाती है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल वही वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 110 से ताल्लुक रखते हैं। प्रथम प्रकार के वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 के सभी मामलों के अलावा आय मामले भी शामिल होते हैं। इसे लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही पेश किया जाता है। इस विधेयक में दोनों सदनों में असहमति होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। दूसरे प्रकार के वित्त विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी प्रस्ताव होते हैं। हालांकि इसमें वह कोई मामला नहीं होता जिसका अनुच्छेद 110 में उल्लेख हो। शिक्षा मंत्रालय ने पीएम श्री योजना के लिए देश भर के 9,000 स्कूलों का चुनाव किया है। पीएम श्री योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है। इन स्कूलों का चुनाव देश के 2.5 लाख स्कूल से किया गया है। इन स्कूल्स में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी शामिल हैं। इन स्कूल्स का चुनाव 6 पैरामीटर्स पर किया जाता है। इसमें कैरिकुलम, पेडागोगी एंड असेसमेंट, पहुंच और अवसंरचना, मानव संसाधन, समावेशी व्यवस्था, प्रबंधन, निगरानी और बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन शामिल हैं। पीएम श्री योजना को 5 सितंबर 2022 को घोषित किया गया था। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है
इस योजना के तहत 14,500 से ज्यादा स्कूल तैयार किए जाने हैं। इन स्कूल्स में गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराई जानी है। साथ ही इसे ऐसे कौशल को उभारने की कोशिश की जाएगी जो 21वीं सदी में मददगार हो। ये स्कूल नई शिक्षा नीति को लागू करने के उदाहरण पेश करेंगे। ये योजना 5 सालों 2022-23 से 2026-27 के लिए लागू की जाएगी। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2017 में पूछे गए एक सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, विद्यांजलि योजना का उद्देश्य क्या है? प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में कैंपस खोलने में सहायता करना, निजी स्कूलों और समुदाय से सहायता लेकर सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराई गई शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए आधारभूत सुविधाओं में सुधार के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों के स्वैच्छिक मौद्रिक योगदान को प्रोत्साहित करना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल 2, केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल और श्रेष्ठा योजना को लागू करने के संबंध में जानकारी पेश की थी। स्माइल यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज में 2 सब स्कीम्स को शामिल किया गया है। इन सब स्कीम्स में सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग शामिल हैं। स्माइल योजना में ट्रांसजेंडर और भिक्षा मांगने वाले लोगों के पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, शिक्षा और कौशल विकास को शामिल किया गया है। श्रेष्ठा से मतलब है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। इनमें कुछ एनजीओज को फंडिंग मुहैया कराई जाती है जो अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। चलिए अब समय है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने का। पहला प्रश्न है, पीएम श्री योजना संबंधित है शिक्षा से, तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण से, वेदों के शिक्षण से या फिर पर्यटन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2 या 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 या 3। आइए अब जान लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को और उनके सही उत्तरों को। पहला प्रश्न था, बायो ट्रांसफॉर्मेशन तकनीकी का संबंध है वायु प्रदूषण से, प्लास्टिक प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी प्लास्टिक प्रदूषण से। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PLFS 2021-22 के मुताबिक कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 50% के करीब है। PLFS को विश्व श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी दोनों कथन गलत हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं सभी खबरें आपको ठीक तरह से समझ में आई होंगी। अगली खबरों के साथ कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।